जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पर। आइए हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है, यूपी ट्रिपल एससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको लगा रहे हैं। यूथ कंपटीशन की जो बुक निकाली गई थी उसमें लगभग 3500 से अधिक सवाल पूछे गए हैं जो पिछले सालों में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा उनको समाहित किया गया है। तो उसी को हम लोग देख रहे हैं। जीके जीएस से जो 50 क्वेश्चन आएंगे आपके वीडियो एग्जाम में, या फिर कह सकते हैं जो नई वैकेंसी आई है वीडियो की उसमें, तो उन सब के लिए ये क्लास आपको काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए। हम लोग जीके जीएस के जो सवाल हैं उसको देख रहे हैं और दूसरी या तीसरी कक्षा है ये, है ना। पिछले की क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। उससे आगे जो क्वेश्चन इस बुक में निकाले गए हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए एक एक करके सवालों को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में लिया। 4 ऑप्शन है। सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, युद्ध छेड़कर, तीसरा है राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, चौथा है हड़प नीति के माध्यम से। ये यूपी ट्रिपल एससी पीटी का जो एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन है 2022 में जो हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। डलहौजी ने अवध को कब्जे में किस आधार पर लिया था? राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, है ना। इन्होंने कहा कि ये जो कुशासन का आधार है, कुशासन के आधार पे अगर पूछा जाए, एक ऑप्शन होता है कुशासन, कभी कभी दे देता है। कुशासन के आधार पे अवध को कब्जे में ले लिया था इसने, डलहौजी ने। चलिए इसका जो राइट आंसर है सी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी जिस कार्य के लिए चर्चित रहा वह उसकी हड़प नीति थी। हड़प नीति किससे संबंधित? डलहौजी से। 1856 में, ये ईयर भी पूछा जाता है, 1856 में अवध का विलय जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर लिया गया। उस वक्त अवध के नवाब जो थे वो नवाब वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह थे। अवध का अंतिम नवाब पूछा जाए तो वाजिद अली शाह थे। डलहौजी ने 1849 में पंजाब का विलय किया था। 1849 में पंजाब का विलय, 1856 में अवध का विलय। किस आधार पे? कुशासन के आधार पे। किसने किया था? डलहौजी ने किया था, है ना। किस आधार पे? हड़प नीति थी इसकी, जो मेन नीति थी हड़प नीति थी। लेकिन अवध का जो विलय किया गया है वो कुशासन के आधार पे किया गया है ना। और अंतिम जो नवाब थे अवध के, वाजिद अली शाह थे। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका जो राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर, अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक माना जाता है? 4 ऑप्शन है। शिपिंग, रेलवे, वृक्षारोपण और खनन, बैंकिंग और बीमा और बैंकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ये 2022 में बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसका जो राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर, रेलवे। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ से क्या है भैया? दिए गए विकल्पों में रेलवे को अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से माना जाता है। भारत में रेलवे सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी, इसका कार्यकाल 1848 से 1856 तक था, के काल में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? तो 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे तक। इसका कार्यकाल था उस समय। तो ये जो है डलहौजी, उस समय भारत में डलहौजी का शासनकाल भी पूछा जाता है 1848 से 1856 तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था बंगाल और बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, गुजरात में और राजस्थान में। 4 ऑप्शन है आपके पास। ये मंडी परिषद का क्वेश्चन है 2022 में जो पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है, अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था कहाँ? बंगाल और बिहार में। इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इससे संबंधित। अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल और बिहार में शुरू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त, इसका एक नाम और है इस्तमरारी
बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस नाम भी पूछा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। इस व्यवस्था के तहत लगान का 10/11 भाग सरकार तथा 1/11 भाग जमींदारों को निश्चित किया गया था। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर विस्तृत थी। अब यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन पूछ देता है। कैसे? अस्थायी बंदोबस्त का एक नाम और है इस्तमरारी बंदोबस्त। किसने लागू किया था? तो कॉर्नवालिस ने लागू किया था। कब? 1793 में। और इसमें जो है क्या व्यवस्था थी? तो जो 10/11 भाग है सरकार के पास जाता था और 1/11 भाग जो है जमींदारों को देने की बात की गई थी। इसमें कितने परसेंट लैंड पे ये लागू किया गया था? तो 19% भूभाग पे इसे लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था सबसे पहले? तो बंगाल और बिहार में। 5-6 क्वेश्चन यहाँ से अलग अलग भी पूछ देता है, तो अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? अभी हमने पीछे देखा हड़प नीति किसकी थी। 4 ऑप्शन है, बेलेंजली, डलहौजी, मिंटो और हेस्टिंग्स। तो बी इज द राइट आंसर, लॉर्ड डलहौजी, हड़प नीति। बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कह रहा है लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक था। डलहौजी ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए राज्य हड़प नीति अथवा व्यपगत का सिद्धांत अपनाया, जिसके तहत सतारा प्रथम राज्य हड़प नीति के आधार पर पहला राज्य कौन था जो कब्जे में गया? तो वो सतारा था, है ना। उसके बाद जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध का विलय किया गया। डलहौजी के समय ही सर्वप्रथम जो रेल है मुंबई से ठाणे के मध्य 1853 में चलाई गई थी। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं कि राज्य हड़प नीति के आधार पर पहला जो अंग्रेजों के कब्जे में गया वो कौन सा क्षेत्र था? तो सतारा था। अच्छा, झांसी भी पूछ लेता है, अवध भी पूछ लेता है ना। और ये रेलवे वाला जो प्रथम रेल चलाई गई मुंबई से ठाणे कब? 1853 में। ये 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इनको भी याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है डैश में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधार की घोषणा की, जिन्हें मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। कब किया गया था? तो 4 ऑप्शन है, 1903, 1909, 1912 और 1939। 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार आया था। 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार आया था, है ना। और इसी ने हिंदू मुस्लिम जो पृथक कह सकते हैं पृथक निर्वाचन की बात की गई थी, तो सबसे पहले यही जो है, और हिंदू मुस्लिम के बीच जो टकराव की बात हुई थी तो इसी ने ही यहाँ पे नींव रखी थी। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कह रहा है 1909 में भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस एक्ट के तहत केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडलों के आकार एवं शक्तियों में वृद्धि की गई तथा मुसलमानों के पृथक निर्वाचन एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई। ये इंपॉर्टेंट है, मुसलमानों के पृथक निर्वाचन एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई। कब? 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार में। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पड़ गई, कालांतर में भारत के विभाजन का आधार बनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसको लगाइए भैया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? 1753, 1765, 1775 और 1792। ये इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो 1773 आयोग ने इसे आंसर माना है, जबकि ये गलत है। 1774 में जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। एलिजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे, है ना। तो ये चीज़ें ये गलत है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, जबकि 1774 में जो है न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। चलिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इंग्लैंड के सम्राट को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना
सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, कहाँ? कलकत्ता में। 26 जुलाई 1774 को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यहाँ एक मुख्य तथा 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था की गई, जो अंग्रेजी कानून के अनुसार प्रजा के मुकदमों का निर्णय करते थे। इसका कार्य क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक था। सर एलिजा इम्पे, ये नाम इम्पोर्टेंट, एलिजा इम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड इसके अन्य न्यायाधीश थे। यूपी ट्रिपल एससी में ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लोग चाहें तो याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चैम्बरले, लेमेस्टर और हाइड ये अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। पहला जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता में। कब? 1774 ईस्वी में। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इतनी बातें आपको याद रखनी है यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट है। 1852, 1872, 1881 और 1952। 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? पहली जनगणना की बात हो रही है, सबसे पहली जनगणना तो 1872 में हुई थी। लेकिन ये जो है 1872 में सबसे पहली जनगणना तो हुई थी, लेकिन 1882 ईस्वी में, 1872, 1891 में, सॉरी 1891 में नियमित जनगणना हुई थी। 72, 10, 82, 81 में, 81 में नियमित जनगणना हुई थी। नियमित जनगणना हुई थी। ये हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में और ये हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कह रहा है, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में, ये 1872 में। अभी जो पीसीएस का पेपर हुआ 2023 में। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। जनगणना से अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे तो भारत की जो जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या की कितनी परसेंट है? तो 17.5%। साक्षरता दर कितनी है? 73%। तो ये सब भी आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया है? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्रपाल, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर है, ए इज द राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? लंदन में। पूछा जाता है कहाँ किया गया, तो लंदन में। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने, 1866 में। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? अवध, मैसूर, पूना और तंजावुर। तो इसका जो राइट आंसर है, पहला भी हमने देखा, पहला कौन था? सतारा। पहला सतारा था, दूसरा मैसूर था। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? नहीं थी, ये भी ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं ये पूछ रहा है। नहीं थी। जमींदारी, जिसे अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता है, अभी हमने देखा, ये कार्नवालिस से संबंधित है, ये तो था ही। महालवाड़ी भी था, दस्तक और रैयतवाड़ी। 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है, नहीं था, वो दस्तक से इज द राइट आंसर, ये नहीं था। जबकि जमींदारी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये तीनों भू राजस्व प्रणाली भारत में लागू की गई थी। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में जो परंपरागत भूमि व्यवस्था कायम थी, उसमें भूमि पर किसानों का अधिकार था तथा फसल का एक भाग सरकार को दे दिया जाता था। ठीक है, ये अंग्रेजों के आने के पहले की बात है। वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने
बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। यद्यपि 1771 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रचलित पुरानी भू राजस्व प्रणाली को जारी रखा, परंतु कंपनी ने भू राजस्व की दरों में वृद्धि कर दी। मुख्य रूप से अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व पद्धतियां लागू की। कौन कौन सी है? जमींदारी पद्धति कब? 1773 में, रैयतवाड़ी पद्धति 1792 में और महालवाड़ी पद्धति 1822 ईस्वी में। जबकि दस्तक कोई भू राजस्व प्रणाली नहीं है। तो ये चीज़ें आप याद रखिए। जमींदारी 1793, रैयतवाड़ी 1792 और महालवाड़ी 1822। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? अच्छा भैया, शारदा अधिनियम, विजय लक्ष्मी पंडित अधिनियम, नायडू अधिनियम और नानावटी अधिनियम। कितना आसान ऑप्शन था, ये तो तीनों है ही नहीं। शारदा अधिनियम। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कह रहा है शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों की शादी की उम्र 18 साल तय की गई। इसे बाद में लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। 1929 में अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून प्रभाव में आया। इन्हीं के नाम से इसे शारदा अधिनियम कहा जाता है। कब कहा भैया? 1929 में, शारदा अधिनियम 1929। इसमें शादी के लिए क्या प्रावधान किया गया था? तो 18 वर्ष और 21 वर्ष, लड़कियों के लिए 18 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? ऑप्शन है सिक्किम, पुणे, मद्रास और बॉम्बे। अच्छा क्वेश्चन है, लगाइए इसको। इसका जो राइट आंसर है, डी इज द राइट आंसर, बॉम्बे। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कह रहा है भारत में पहला डाकघर 1764 में बॉम्बे अब मुंबई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। अक्टूबर 1854 को पहला अखिल भारतीय डाक टिकट जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे अधिनियम 15/1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ। इसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 का जो है, ये किसने जो है इसे पारित किया था? 4 ऑप्शन है, हार्डिंग, ऑकलैंड, कैनिंग और मेटकाफ। तो इसका जो राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर, कैनिंग। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कह रहा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 22 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे अधिनियम 15/1856 भी कहा जाता है। ये 15 है ना भैया, ये 10 है, ये 5 है। यह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के कंपनी द्वारा नियुक्त अंतरिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। कौन? कैनिंग। इसके समय में ही राज्य विलय नीति को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन कह रहा है 1891 में बीएम मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार डैश वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था। 14 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष और 16 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर, 12 वर्ष। 1891 में मालाबारी के प्रयासों से ये एज ऑफ कंसेंट का जो अधिनियम आया था, उसमें लड़कियों की जो शादी की उम्र थी 12 वर्ष थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कह रहा है सन 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के शासन में पारित एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब का है भैया? 1891 का। लॉर्ड लैंसडाउन के शासन में ये पारित किया गया था।
ये बालिकाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियम ने डैश घोषित किया। क्या घोषित किया है? सती प्रथा को अवैध 1829, कन्या हत्या को अवैध, विधवा पुनर्विवाह को वैध, बाल विवाह को अवैध। तो इसका जो राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर। कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया है। कब? 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियम के तहत, है ना। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। वही बात तो कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। 4 ऑप्शन है। इसका आंसर क्या होगा भैया? पहले तो ये समझिए कि जो हंटर कमीशन है वो किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। अच्छा, इसने किसके विकास पर बल दिया है? तो ये प्राथमिक शिक्षा इज द राइट आंसर। प्राथमिक शिक्षा पर इसने बल दिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कह रहा है 1882 में सरकार ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसका कार्यकाल 1854 के पश्चात देश में शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों एवं उनकी प्रगति की समीक्षा करना था। हंटर आयोग का कार्य केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित था। प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा की बात नहीं थी इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में यातायात व्यवस्था, ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? भारत शासक, ब्रिटिश शासक, मुगल शासक, डच शासक। तो जाहिर सी बात है भैया, ब्रिटिश शासकों के द्वारा। आपने देखा होगा कि पहले रेल चलाई गई है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कराया है, तो इन्होंने ही कराया है, ब्रिटिश शासकों के द्वारा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, महालवाड़ी प्रणाली लागू की गई कहाँ पे? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मद्रास। अभी हमने देखा रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और एक और था, आप लोग बताइएगा कौन सा था। रैयतवाड़ी हो गया, जिसे अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है। एक था अस्थाई बंदोबस्त, एक रैयतवाड़ी, एक महालवाड़ी। अस्थाई बंदोबस्त को इस्तेमारी भी कहा जाता था। तो ये पूछ रहा है कि महालवाड़ी कहाँ पे लागू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। बिहार में रैयतवाड़ी, है ना, की व्यवस्था लागू की गई थी। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपके लिए, ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कह रहा है, महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत में लागू थी, जो ब्रिटिश भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30% था। महालवाड़ी व्यवस्था, महाल का पर्याय जागीर या गांव होता है। इस पद्धति में प्रत्येक महाल या गांव के साथ स्थापित की गई कृषि के साथ, मतलब ये कह रहा है कि जो महाल था ये गांव थे, गांव के लोगों के साथ ये समझौता किया गया था, इसी वजह से इसे महालवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। महाल मतलब जागीर या गांव होता था। ग्राम या महाल पर आधारित भू राजस्व व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी व्यवस्था की कुछ नीतियों को लागू की गई। हार्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता थे। किसके? रैयतवाड़ी। 1819 के प्रतिवेदन में महालवाड़ी व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। 1822 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। किसे? महालवाड़ी व्यवस्था को। कहाँ पे कितना लैंड था इसमें, इसके अंतर्गत आता था? तो 30%। कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब का कुछ क्षेत्र था। चलिए तो हमने आज जो अंग्रेजों की नीतियां थी, जैसे भू राजस्व नीतियां हो गई है ना, उन सब के बारे में देख लिया है। अब टॉपिक जो हमारा है वो 5वां टॉपिक है, किसान मजदूर वामपंथी आंदोलन जो हुए महत्वपूर्ण, है ना, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन आज की क्लास लंबी ना हो जाए, इसकी वजह से आज इसको यहीं पे स्थगित करते हैं। अगली जो कक्षा होगी यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। और आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और रिवीजन पे विशेषकर ध्यान दीजिए भैया, है ना। नया कुछ मत पढ़िए, रिवाइज करते रहिए। रिवीजन ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कुंजी है जो आपकी सफलता को
दिलाने में मदद करेगी। तो चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।